जैसे जैसे हम त्योहारी सीजन के करीब आ रहे हैं, जो बस कुछ हफ्तों दूर है, असल में 2 हफ्ते से भी कम, शायद 8-9 दिन बाकी, हम इस मौसम में दाखिल हो चुके हैं। लोग खरीदारी में, घर सजाने संवारने में, घरों की सफाई में और दिवाली की तैयारी में, खुशियां और मंगलकारी वातावरण लाने में जुटे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसे मुद्दे पर बात करूं जो हम सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, खास तौर से आजकल की हमारी जिंदगी की रोशनी में। तो दशाओं की बात करना अच्छा है, साढ़े साती की बात करना अच्छा है, और तरह तरह के राजयोगों की बात करना अच्छा है, और अपने शनि के प्लेसमेंट्स की, गुरु और शनि की गोचर की, और ये सब बातें करना अच्छा है। मगर इन सब की कुंजी है हमारे रिश्ते। अगर हमारे रिश्ते मजबूत नहीं है, अगर हमारे रिश्ते ऐसे नहीं हैं जो हमें सुकून दें, जो हमें सुरक्षित महसूस कराएं, तो हमारी जिंदगी में एक पक्की सी चुनौती है। और मेरी नज़र में हमारी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता या संबंध है जीवन साथी का। असल में माँ बाप से भी ज्यादा, बच्चों से भी ज्यादा, अपने भाई बहनों से भी ज्यादा, किसी भी दूसरे रिश्ते या संबंध से ज्यादा जीवन साथी के साथ का संबंध सबसे मुख्य है। और मैं आपको अपने वजह बताता हूँ। 8-10 साल की उम्र तक, जब तक हम उस उम्र को पहुँचते हैं, हमें ये यकीन नहीं होता कि हम हैं कौन। हम सिर्फ परिवार के इशारे पर चलते हैं। कई बार हमें अपने बचपन की बातें तभी याद आती हैं जब हम 5-6-7 साल के हो जाते हैं, कभी कभी 3-4 साल से। पहले 3-4-5 साल तो वैसे भी गुजर जाते हैं। 6 साल तक शायद याद नहीं रहता। हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या किया, कहाँ किया। हमें उसका बहुत कम याद रहता है। उसके बाद 14-15 साल तक शायद हम पूरी तरह अपने माँ बाप के कब्जे में रहते हैं। हम उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। हमारी ज्यादातर हरकतें हमारे माँ बाप के आसपास, या भाई बहनों के आसपास, या स्कूल के आसपास होती है, और उसका कुछ हिस्सा दोस्तों के इर्द गिर्द होता है। मगर जो आज़ादी हमें मिलती है, वो बस बहुत बहुत सीमित होती है। और ज्यादातर वक्त हम जो भी करते हैं, वो लगभग वही होता है जो हमारे माँ बाप हमें बताते हैं। लेकिन जब हम अपनी टीनेज में पहुंचते हैं, शायद 1-3, 1-4, 1-5 साल के बाद से, हम और ज्यादा आज़ाद होने लगते हैं। और आजकल हम दोस्तों की सलाह पर ज्यादा भरोसा करते हैं, माँ बाप पर नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद माँ बाप को उतना नहीं पता जितना हमारे दोस्तों को पता है, या हमारे टीचरों को पता है, और उस फील्ड के सारे एक्सपर्ट्स को पता है कि क्या चुनना है, करियर के ऑप्शंस क्या है, वगैरह वगैरह। और फिर एक बार जब हम अपनी देर से आए टीनेज में होते हैं, तो शायद डेटिंग या रिश्तों में पड़ जाते हैं, और फिर हम अपने करियर और नौकरी में लग जाते हैं, और फिर हमारे अपने परिवार। तो हमारी टीनेज के बाद हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप की दखलंदाजी धीरे धीरे कम होने लगती है। और फिर एक बार शादी हो जाए तो ये काफी हद तक कम हो जाती है। और फिर बाद में बच्चे आते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बच्चे शायद 27-28 या 29-30 साल के बाद आते हैं, जब भी आपकी शादी होती है। और फिर बच्चे, खैर, जब तक वो टीनेज में पहुंचते हैं, वो अपनी जिंदगी, अपने रास्तों पर भागने लगते हैं। तो वो एक शख्स जो शायद आपके साथ सबसे लंबे वक्त तक आपके लेवल पर रहता है, आपकी सबसे निजी डिटेल्स, राज, आपकी चाहतें, आपकी ताकतें, आपकी कमजोरियां, आपके सबसे कमजोर पल, आपके सबसे मजबूत पल, आपकी खुशियां, ये सब शेयर करता है, वो है जीवन साथी। तो हम में से कुछ लोगों ने शायद अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से मुलाकात की होगी, और फिर उनसे शादी की होगी, और फिर उनके साथ पूरी जिंदगी गुजारी होगी। हम में से कुछ ने शायद कॉलेज में उनसे मुलाकात की होगी, माफ कीजिए, आप जानते हैं, बाद के सालों में, जब आप 20, 21, 22 के होते हैं, शायद। और फिर हमने शादी कर ली जब हम सेटल हो गए, और शायद हम 26-27 के हैं। तो वो 5-6 साल शायद डेटिंग का दौर था। और फिर हम उनके साथ 6-0, 6-5, 7-0, 7-5 साल तक रहते हैं। तो आम तौर पर जो वक्त हम एक जीवन साथी के साथ गुजारते हैं, वो करीब 40 से 45 साल का होता है, अगर हम एक के साथ ही टिके रहें, बदलने की बजाय। लेकिन हम शायद अपनी जिंदगी का सक्रिय हिस्सा, मैं कहूँगा, अपने माँ बाप को करीब 16 से 17 साल ज्यादा से ज्यादा, शायद 20 साल देते हैं, और अपने बच्चों को शायद हम वही 20 से 24 साल फिर से दे देते हैं। बस
लेकिन हमारा जीवन साथी हमें हमारे माँ बाप और बच्चों के मिले जुले वक्त से भी ज्यादा वक्त देता है, और वो शख्स हमारे फैसलों, हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारी जिम्मेदारियों, हमारे मकसदों के बारे में ज्यादा जानता है, ज्यादा शामिल रहता है। वो शख्स उसका हिस्सा होता है। इसीलिए आज मैं रिश्तों के बारे में बात करने वाला हूँ। अब आज रिश्ते क्यों अहम हैं या संबंध क्यों अहम है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं या उनका हिस्सा है, और इसलिए जीवन साथी हमारे लिए सबसे अहम रिश्ता होने के नाते हमारे ज्यादातर फैसले, सब कुछ या हमारे आसपास की जिंदगी जीवन साथी के इर्द गिर्द घूमती है। और बच्चों के इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की वजह से जो हम उनके साथ करते हैं, वो भी हमारे जीवन साथी के साथ रिश्ते और घर के माहौल पर निर्भर करता है। तो कुंडली के कौन से पहलू हैं जिनकी हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं? और वो है सातवां घर। अगर हमारा सातवां घर मजबूत है तो हमारे आंतरिक रिश्तों में बहुत सारी चुनौतियां खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। और सातवां घर बताता है कि हम किस तरह के रिश्ते रखेंगे। अपनी ही राशि में सातवें घर में मजबूत शुभ ग्रह हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि सातवें घर की कोई भी पीड़ा एक चुनौती है और हमारी जिंदगी में चुनौती पैदा करेगी। तो चलिए देखते हैं कि सातवें घर में हमें क्या नतीजे मिलते हैं और हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चुनौतियों से और फिर अच्छी खबर। कोई भी शुभ ग्रह जो सातवें घर में जाए मगर शत्रु राशि में या प्रतिकूल राशि में, वो हमारे लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, चाहे शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। शुभ ग्रह जैसे चंद्र, शुक्र, गुरु या बुध। दूसरी तरफ कोई भी पापी ग्रह सातवें घर में जाना एक चुनौती है, चाहे वो राहु हो या केतु, शनि हो, सूर्य हो या मंगल। सातवें घर में एक प्रतिकूल राशि में सबसे बुरा ग्रह होना है मंगल का। इसीलिए कुछ दोष या मंगलिक की भी बात होती है। अब बस आपको ये बताने के लिए कि मंगलिक शब्द प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। हालांकि देखा गया है, रिसर्च किया गया है कि सातवें घर में प्रतिकूल राशि में मौजूद मंगल हमेशा आपकी निजी जिंदगी में लगभग गारंटीड चुनौतियां देता है। तो ये बात रही शत्रु राशि में या प्रतिकूल राशि में शुभ ग्रह। किसी भी राशि में पापी ग्रह अच्छे नहीं होते। वो थोड़े कम चुनौती भरे होते हैं या थोड़ी कम चुनौतियां देते हैं जब वो अपनी ही राशि या मित्र राशि में सातवें घर में बैठे हों। लेकिन पापी ग्रह, सातवें घर में कोई भी पापी ग्रह, चाहे वो जिस भी राशि में हो, कम से ज्यादा चुनौतियां देगा, ये तय है। सूर्य, चाहे वो सातवें घर में उच्च का हो, चाहे वो अपने ही घर में बैठा हो, चुनौतियां देगा। हालांकि वो आपको बढ़िया नतीजे भी दे सकता है। लेकिन अब ये होता है कि एक पापी ग्रह के लिए सातवें घर में उच्च या मित्र राशि में होने के बावजूद बेहतर नतीजे देने के लिए बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस पापी ग्रह के प्रभाव को किस तरह कम किया गया है, या तो किसी शुभ ग्रह के सहयोग से या किसी शुभ ग्रह के दृष्टि से। तो मिसाल के तौर पर अगर मंगल चंद्र के साथ बैठा हो तो आपको चंद्र मंगल योग मिलेगा। मगर मंगल को चंद्र के साथ किसी ऐसी राशि में नहीं बैठना चाहिए जैसे कि आग वाली राशि जैसे धनु या मेष। बेहतर है कि मंगल किसी मित्र राशि में बैठे जैसे कि मीन, मिसाल के तौर पर, जहां चंद्र भी बहुत अच्छा करता है। तब मंगल के पापी प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं और चंद्र अपना असर दिखाता है, शांत करने वाला असर, सुकून देने वाला असर, और ये चंद्र मंगल योग भी होता है। और फिर भी चंद्र मंगल योग होने के बावजूद, मीन में होने के बावजूद, फिर भी कुछ दूसरी चुनौतियां रहेंगी, और शादी में चुनौतियां शायद ही कभी टलती हैं। आप किसी भी ऐसे जोड़े से पूछिए जिसने उतार चढ़ाव देखे हो, एक भी जोड़ा ये नहीं कहेगा कि हमारी शादी बिल्कुल बेदाग रही और कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम या सातवां घर सबसे मंगलकारी आश्रम कहा गया है, या जिंदगी का वो दौर किसी भी चीज से ज्यादा, बाल आश्रम वगैरह। यहाँ तक कि बाद में जब आप त्याग कर ब्रह्मचारी बन जाएं और ये सब, या आप संत बन जाएं या जंगलों में वक्त गुजारने चले जाएं, जैसा कि पुराने जमाने में बताया गया है, तो गृहस्थ आश्रम या सातवें घर का दौर बहुत अहम है। एक जोड़े की परीक्षा ली जाएगी, चाहे प्लेसमेंट कुछ भी हो। बहुत कम ही आपको ऐसा मिलेगा कि जोड़े की जिंदगी में बहुत कम मुश्किलें आई हों, और वो तब होगा जब ज्यादातर शुभ ग्रह सातवें घर में बैठे हों या सातवें घर पर दृष्टि डाल रहे हों,
या सातवां घर खाली हो और सिर्फ शुभ ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हो, सातवें घर पर कोई पापी दृष्टि या साया ना हो। अब ये वो जगह है जहां एक शुभ और पापी ग्रह के प्लेसमेंट के आम नतीजे आते हैं। अब दूसरी बात है, जब भी कोई ग्रह सातवें घर में नीच का हो जाए तो आपको चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, या अगर कोई ग्रह सातवें घर में दग्ध हो जाए तो भी आपको चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। तो मिसाल के तौर पर अगर गुरु सातवें घर में नीच का हो जाए, गुरु के शुभ ग्रह होने के बावजूद ये आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा, खासतौर से गुरु की दशा और अंतर्दशा में। वो पापी या चुनौती भरे नतीजे कम हो सकते हैं अगर गुरु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे शुक्र, बुध या चंद्र की। लेकिन ये तीनों सातवें घर में गुरु पर तभी दृष्टि डाल सकते हैं जब वो लग्न में बैठे हो और वो व्यक्ति पर अपना असर भी लाएंगे। तो ये एक बात है। तो चाहे वो गुरु हो, बुध हो, चंद्र हो या शुक्र जो सातवें घर में नीच के हो, वो आपको चुनौतियां देंगे। लेकिन नीच का चंद्र आपकी सोच में चुनौतियां पैदा करेगा। आप समझदार फैसले नहीं ले पाएंगे। बुध के नीच होने पर आप जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करेंगे या आप हालात का सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको जिंदगी में दिक्कतें आ सकती हैं। शुक्र के नीच होने पर या तो आपकी पैशनेट सेक्स या इंटीमेसी में दिलचस्पी कम हो जाएगी, या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाएंगे और आपकी नजर भटकने लगेगी। आप अपनी जिंदगी को समर्पित नहीं कर पाएंगे या अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं रह पाएंगे। कई तरह के नतीजे आपको मिल सकते हैं। बस शुक्र के नीच होने से हमें ऐसा नतीजा नहीं निकाल लेना चाहिए, लेकिन कई चीजों का मेल हो सकता है। तो कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ ही क्यों ना हो, अगर सातवें घर में नीच का हो जाए तो समस्या पैदा करेगा। दूसरा रिस्क, कोई भी ग्रह दग्ध हो जाए, चाहे गुरु ही क्यों ना हो, सूर्य के बहुत करीब अंश होने की वजह से, सूर्य से 2-3 अंश के फासले पर, या बुध या शुक्र, ये भी समस्या पैदा करता है। और अगर घर में 2 शुभ ग्रह बैठे हों, अगर उनमें से एक नीच का हो या एक दग्ध हो, तो भी मुश्किलें आएंगी। मिसाल के तौर पर सूर्य और मंगल दोनों सातवें घर में मौजूद हों, जहां मंगल भी नीच का हो, मिसाल के तौर पर कर्क राशि में। तो अगर मंगल और सूर्य दोनों कर्क राशि में बैठे हों तो बहुत सारी आक्रामकता, जरूरत से ज्यादा भावुकता, जरूरत से ज्यादा संवेदनशीलता, घमंड, ये सोचना कि वो झूठा घमंड है, आत्मसम्मान, बड़ा अहंकार, ये सब व्यक्ति के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। तो सातवें घर में कोई भी पापी ग्रह, चाहे शुभ ग्रह के साथ ही क्यों ना हो, मुश्किलें पैदा करता है। एक से ज्यादा पापी ग्रह तो पक्के तौर पर मुश्किलें पैदा करेंगे, खास तौर से अगर पापी ग्रह किसी दूसरे ग्रह को दग्ध कर रहा हो, चाहे वो पापी ग्रह हो या शुभ ग्रह। ये दूसरी बात है। फिर स्वामी, चाहे कितने भी शुभ ग्रह हो, चाहे वो सातवें घर में कितने ही अच्छे तरीके से क्यों न बैठे हो, अगर सातवें घर का स्वामी बहुत जोरों से पीड़ित है, तो सारे शुभ ग्रहों या शुभ ग्रहों की ताकत सातवें घर के बुरे असर को कम करने या घटाने में लग जाएगी। तो मिसाल के तौर पर कहिए, 3 शुभ ग्रह जैसे गुरु, चंद्र और शुक्र तीनों सातवें घर में मीन राशि में चले जाएं। मैं बुध की बात नहीं कर रहा क्योंकि बुध मीन में नीच का हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, गुरु, चंद्र और शुक्र तीनों का मीन में जाना। ये तीनों के लिए बहुत अच्छी राशि है। गुरु का अपना घर है, चंद्र मीन में बहुत अच्छा करता है और शुक्र वहां उच्च का होता है। तो बहुत सारा पैसा, खुशहाली, बहुत सारा। गुरु का वहां बैठना औरतों के लिए खासतौर पर बढ़िया है, क्योंकि गुरु उनके लिए पति का प्रतिनिधित्व भी करता है, और इसलिए बढ़िया नतीजे, मंगलकारी नतीजे, प्यार, दुलार और ये सब जरूर मिलेंगे। हालांकि अगर मिसाल के तौर पर उस घर पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, खास तौर से 3 की, तो मिसाल के तौर पर इस घर पर जहां गुरु, शुक्र और चंद्र मीन में बैठे हैं, आपकी कन्या लग्न होगी। और मान लीजिए शनि 5वें घर में बैठा है, ठीक है, मकर में, और वहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, प्लस एक राहु आपके कहिए तीसरे घर में बैठा है और वहां से वो 7वें घर को देख रहा है। तो 2 पापी दृष्टियां, शनि की तीसरी दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि। तो 3 शुभ ग्रहों के होने के बावजूद ये पापी ग्रह पक्के तौर पर समस्या पैदा करेंगे। शनि शुभ नतीजों को धीमा कर देगा, आपको हर तरह के शक, निराशा, बेचैनी, एक दूसरे से ज्यादा लालच दिलाएगा। पति को पत्नी से ज्यादा उम्मीद होगी,
या पत्नी को पति से ज्यादा उम्मीद होगी, वगैरह वगैरह। तो ये एक पापी दृष्टि उस पर रहेगी। और अगर सातवां स्वामी खुद जाकर पीड़ित हो जाए, तो चाहे 3 शुभ ग्रह जैसे गुरु, चंद्र और शुक्र मान लीजिए मीन में बैठे हों, लेकिन अगर 3 शुभ ग्रह मान लीजिए कर्क में बैठे हों, जहां चंद्र, शुक्र, बुध और गुरु तीनों वहां बैठे हैं, तीनों कर्क में बहुत अच्छा करते हैं। गुरु तो असल में उच्च का है, लेकिन मान लीजिए चंद्र जाकर वृश्चिक में नीच का हो जाता है, जो कि 11वां घर है। तो चंद्र 7वें घर का स्वामी है और जाकर वृश्चिक 11वें घर में नीच का हो जाता है, जो कि काम भाव भी है, इच्छाओं का घर, जो आपके संभोग संबंध से भी जुड़ सकता है, खासतौर से आपकी वैवाहिक जिंदगी में। तो फिर भी ये तीनों शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध मिलकर चंद्र के 11वें घर और काम भाव में जाने के नकारात्मक असर को ढकने के लिए बहुत सारी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो कोई भी सातवां स्वामी जो दग्ध हो जाए, नीच का हो जाए, समस्या है। मिसाल के तौर पर मिथुन लग्न के लिए गुरु 7वें घर का स्वामी है, जो धनु राशि है। और अगर गुरु 7वें घर का स्वामी होने के नाते 8वें घर में मकर राशि में चला जाए और वहां नीच का हो जाए, तो सातवां स्वामी का 8वें घर में जाना शादी के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी। असल में ये पति के साथ सही जिंदगी गुजारने के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, खासतौर पर मिथुन औरतों के लिए। ये गुरु का 8वें घर में बैठना एक बहुत 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 नकारात्मक प्लेसमेंट है अगर वो नीच का हो। और अगर उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, जैसे केतु, शनि या राहु की, तो ये और भी गंभीर हो सकता है। तो आमतौर पर जब ऐसा प्लेसमेंट होता है, तो ज्योतिषी को ऐसे व्यक्ति को शादी की सलाह देने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, सिवाय इसके कि गुरु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जो दूसरे घर से हो, या तो चंद्र या बुध या शुक्र की, तो चुनौतियां काफी हद तक कम हो सकती है, लेकिन शायद पूरी तरह खत्म ना हो। या अगर शनि उस पर दृष्टि डाले, तो ये नीच भंग योग भी हो सकता है, लेकिन उसे 7वें घर पर नहीं, 8वें घर में गुरु पर दृष्टि डालनी होगी। तो गुरु फिर भी चुनौतियां देगा, लेकिन उसके चुनौती भरे नतीजे कम हो जाएंगे क्योंकि वो नीच भंग में है। अब मिसाल के तौर पर अगर शनि 6ठे घर में वृश्चिक में बैठा है और वहां से वो 8वें घर को देख रहा है जहां गुरु नीच का है, और गुरु 7वें घर का स्वामी होने के नाते, तो ये गुरु के साथ एक नीच भंग राजयोग बनाता है। वहां गुरु के बुरे असर कम हो जाएंगे, हालांकि फिर भी चुनौतियां रहेंगी। तो ये दूसरी बात है। तो जब भी सातवां स्वामी किसी भी घर में जाकर नीच का या दग्ध हो जाए, आपको भी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। तो ये है 7वें घर के नतीजे। चौथा घर है आपकी घरेलू शांति और मानसिक खुशी का, या आप दूसरे तरीके से रख सकते हैं, घरेलू खुशी और मानसिक सुकून। और अगर ये है, तो घर में खुशी कौन लाता है? घर की औरतें मुख्य तौर पर वजह होती हैं कि एक घर को घर कहा जाए, और जीवन साथी घर की सबसे अहम औरतों में से एक होती है। और अगर आपको अपने जीवन साथी से कोई दिक्कत है, तो आपका चौथा घर जरूर पीड़ा दिखाएगा। या अगर आपका चौथा घर पीड़ा दिखाता है, तो आपके घर में, आपकी घरेलू जिंदगी में जरूर कोई दिक्कत होगी। तो चौथे घर की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। न कोई पापी दृष्टि हो, न कोई पापी ग्रह वहां बैठा हो, न शुभ ग्रह प्रतिकूल राशि में वहां बैठे हो, न 2-3 पापी दृष्टियां उस पर हो या अंदर बैठे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा है दूसरा घर। अब अगर आप पहले घर से लेकर 7वें घर तक देखें, ये सब के सब निजी क्षेत्र कहलाते हैं। 8वें घर से 12वें घर तक आपकी निजी जिंदगी से बाहर का है, जबकि पहला घर आपके 7वें घर तक आपकी निजी जिंदगी है। पहला आप खुद, दूसरा घर आपकी निर्भरता, तीसरा घर भाई बहनों और कर्म का घर, चौथा घर माँ, घरेलू जिंदगी, हम जीवन साथी के संबंध को भी मान सकते हैं, बच्चों का मानसिक घर, छठा घर सेवा का घर है। इसका कुछ हिस्सा बाहरी है, लेकिन ये जीवन साथी के नुकसान का घर भी है। तो छठा घर अच्छा होना चाहिए अगर आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा, लंबा और स्थिर रिश्ता रखना है। तो ये तीसरी बात है कि दूसरा घर अच्छा और मजबूत होना चाहिए, नहीं तो घर में आप पर तुरंत निर्भरता पीड़ित हो सकती है, कमाई पीड़ित हो सकती है या कम हो सकती है घरेलू जिंदगी की वजह से भी। तीसरी बात है या चौथी बात है काम भाव। हमने अभी तीसरे घर की बात की। हम ये भी जानते हैं कि 7वां घर भी काम का घर है।
इसके अलावा 11वां घर भी काम का घर है। काम है इच्छा। इच्छा आपकी यौन इच्छाओं से भी जुड़ी है, जो आप आमतौर पर अपने जीवन साथी या किसी लंबे वक्त के प्रतिबद्ध रिश्ते में पूरी करते हैं। तो ये तीनों भी पीड़ित नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों पीड़ित हैं, तो शादी में दूसरी चीजें अच्छी होने के बावजूद आप अपने जीवन साथी के साथ यौन संबंध या आत्मीय रिश्तों का उतना आनंद नहीं ले पाएंगे जितना आप चाहेंगे। तो ये हो सकता है। और दूसरी बात है 12वां घर। 12वां घर बिस्तर के सुखों का घर भी माना जाता है। 12वें घर की बहुत मजबूत पीड़ाएं आपको इच्छा तो दे सकती हैं, लेकिन आप उस इच्छा को कई वजहों से पूरा नहीं कर पाएंगे, जो नपुंसकता और दूसरी चीजें भी हो सकती है, या शीघ्र पतन, या उस तरह की चीजें जहां इच्छा तो है मगर इच्छा का नतीजा या पूरा होना या अमल में लाना आपकी मदद नहीं करता या आपका साथ नहीं देता। तो ये या तो 8वें घर की पीड़ाओं से हो सकता है, जो आपके बाहरी यौन अंगों का घर है, या 12वें घर से भी हो सकता है, जो आपको तो कई घर और कई पीड़ाएं आपके प्रतिबद्ध रिश्ते में अलग अलग नतीजे दे सकते हैं। तो 5वें घर की मजबूत पीड़ाएं रोमांटिक संबंधों का नतीजा हो सकती हैं, जो शादी तक ले जाएं, लेकिन शादी के बाद भी जारी रहें, यहां तक कि आपके रिश्ते के बाहर भी, जो आपके प्रतिबद्ध रिश्ते में भी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। तो इन सभी घरों को देखकर ये नतीजा निकालना होगा कि आपका प्रेम जीवन प्लस आपके प्रतिबद्ध रिश्ते अच्छे हैं या नहीं। अब मैं 7वें घर को रिश्तों का घर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जीवनसाथी सबसे अहम रिश्ता है, लेकिन ये रोजमर्रा के दूसरे लोगों का भी घर है जिनसे आप मिलते हैं, जिसमें आपके बिजनेस पार्टनर या काम पर साथी भी शामिल है। और इसीलिए ये भी अहम है, क्योंकि 7वें घर की मजबूत पीड़ाएं आपके बिजनेस और आपके रिश्तों में भी चुनौतियां दे सकती हैं, खासतौर से किसी भी पार्टनरशिप रोल में जो आप करते हैं, चाहे आप किसी टीम में पार्टनर हो या आपका बिजनेस हो, तो ये हो सकता है। और आखिर में मैं सबसे अहम घर की बात कर रहा हूं। अगर लग्न गंभीर रूप से पीड़ित है, तो आपको ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं जहां मानसिक शांति नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन साथी को अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते, या आपकी सेहत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से आप अपने जीवन साथी के साथ सामान्य तरीके से शामिल नहीं हो पाते। जहां आप घर में मदद कर पाएं, आप बेहतर आमदनी आकर्षित कर पाएं, आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं रह सकती, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संभोग संबंध भी नहीं रह पाते। वो पूछेंगे अगर आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई है, क्योंकि लग्न गंभीर रूप से प्रभावित है। बीमारी या चुनौतियों के अलावा दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, प्लस समाज में आपकी इज्जत भी गिर सकती है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच विश्वास उठ जाता है, और जिसकी वजह से शादी बहुत आसान नहीं रहती। तो ये वो आम नतीजे हैं जिनकी वजह से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, जिससे संबंधों में चुनौतियां आती हैं। अब सबसे अच्छा क्या करें? बेहतर रिश्तों के लिए कई उपाय हैं। पहली बात है, 7वें घर की किसी भी पीड़ा के लिए उस घर या ग्रह के मंत्र जपें, या अन्न दान करें, या कुछ दान दें, या उन दिनों व्रत रखें। मंगल के लिए मंगलवार का व्रत रखें, गरीबों को दान दें या खाना खिलाएं, वगैरह वगैरह। कुछ किताबें गाय, कौवे, पक्षी वगैरह जानवरों को खिलाने की भी बात करती हैं, तो ये भी किया जा सकता है। हालांकि 7वें घर का सबसे बढ़िया उपाय जो मैंने देखा है, वो है व्यवहारिक। अगर आप अपने व्यवहार पर काबू पा सकते हैं, जहां आप कहें कि ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन साथी पर चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं, मैं उनकी बात धैर्य से सुनूंगी। शायद मैं उनकी बात से सहमत न भी हूं, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगी। मैं कम से कम उनकी सोच के प्रति सहानुभूति तो रखूंगी, उन्हें नीचा दिखाने की बजाय। मैं और सब्र करूंगी। मैं और प्यार और सहारा देने की कोशिश करूंगी। और हम एक टीम की तरह काम करेंगे। जब तक ये 3-4 चीजें की जाती हैं, और आप रिश्ते की पवित्रता बनाए रखते हैं, आप किसी भी अनैतिक आचरण में नहीं पड़ते, और अपने जीवन साथी के साथ एक मर्द या औरत के तौर पर खड़े रहते हैं, और उन्हें वो इज्जत देते हैं कि अगर आप उन्हें इज्जत देंगे तो बाकी सब भी उनकी इज्जत करेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो अहम है, लेकिन सबसे अहम हिस्सा है व्यवहारिक हिस्सा, ये सुनिश्चित करने में कि आपके अच्छे रिश्ते हैं। तो जैसे ही हम त्योहारी सीजन में दाखिल होते हैं, कृपया नोट कर लीजिए कि आपके प्लेसमेंट क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है, ताकि ये आने वाला त्योहार आपके लिए एक शानदार त्योहार बन सके।
और पहले से ही आपके ज्योतिषी दोस्त और गाइड की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत खुश त्योहारी वक्त की दुआएं। आपकी जिंदगी की सारी बुराइयों को रोशनी खत्म कर दे और आप बढ़िया करें। अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन के लिए देख रहे हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स में ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क करें। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरी नई वीडियो आएगी। और जब तक हम किसी और वक्त किसी और नई सीख के साथ मिलते हैं, ये रहा आपका एस्ट्रोलॉजर, आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।